नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के मतगणना के पश्चात। आपको बताते चले कि अभी तक 147 सीटों में से 143 सीटों के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें बीजेपी 103 सीटों पर विजय प्राप्त की है। पूरे परिणाम कल तक प्राप्त होंगे, परंतु अब तक हुए रुझान के अनुसार लगभग सभी जिलों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर आसीन होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के भी परिणाम आज रात तक आ गए हैं और जो परिणाम आए हैं उसमें इस तीसरे चरण में 147 सीटों में वोटिंग हुई थी, जिसमें 143 सीटों पर हमारे पास जानकारी है और उसमें 103 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य बन रहे हैं। सुबह तक और पूरी जानकारी आ जाएगी और उस जानकारी के पश्चात लगभग सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेगा। इसी प्रकार जो जनपद की जानकारी आई है, उस जानकारी के अनुसार अभी तक करीब 100 जनपद पंचायतों की जानकारी आई है। उसमें से 90 जनपद पंचायतों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। और जनपद पंचायत विधानसभा चुनाव क्षेत्र तखतपुर में अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ में ये तीसरे चरण का अंतिम मतदान अभियान संपन्न हुआ। तीन स्तरीय पंचायत चुनाव की समाप्ति के साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। अंतिम चरण का मतदान कल हुआ और वह भी संपन्न हो चुका। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही, लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि बीजेपी कई जिलों को लेकर आश्वस्त है कि वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिलने वाली है। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कल तमाम जो मतदाता थे वो पहुंचे और कल चुनाव जो है वो संपन्न हो गया। कल अंतिम चरण का चुनाव था और कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है संपन्न हो गया। और ऐसे में देखिए, चुनाव के समय भी कई व्यवस्थाएं देखने को मिली। और ऐसे में देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल खुद सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे अपने परिवार के साथ और जसपुर में उन्होंने सब परिवार मतदान किया। और ऐसे में देखिए, कई जगह ऐसी भी घटना देखने को मिली जहां पर एक प्रत्याशी के साथ लूट भी हुई। लेकिन इस बीच आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब संपन्न हो चुका है। बैलेट पेपर का दिखा रहे हैं, ये कहाँ तक सत्यता है और क्या ये दूसरे बूथ का हो सकता है सर। हमारे बूथ में तो ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है और हमारे गार्ड साहब बैठे हैं, चेक भी कर रहे थे, तो दूसरे जगह का होगा। हमारे यहाँ का ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह का मोबाइल नहीं, अपने यहाँ ऐसा कुछ फोटो वाला प्रक्रिया नहीं हुआ। और बल्कि हम एजेंट लोग को बार बार बोलते थे कि मोबाइल अलाउ नहीं है करके। शुभ नाम राजेंद्र कुमार साहू। कुछ मतदातागण जो है वहाँ पे शिकायत ऐसा जानकारी दिए हैं कि अंदर से फोन वगैरह के माध्यम से फोटो के माध्यम से कुछ शिकायतें आई है। इस संबंध में अन्य प्रत्याशीगण जो हैं हमारे साथीगण, तो उनके द्वारा भी मौखिक रूप से शिकायत किए हैं। अब लिखित रूप से शिकायत करने की पीठासीन अधिकारी के समक्ष बात हो रही थी। पर अगर इस तरीके से अगर मोबाइल अंदर में अलाउ किया जा रहा है तो ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र का कहीं न कहीं एक नुकसान है हमारे लिए। तो हम पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी से भी निवेदन करेंगे कि अगर इस तरीके का जो अगर किसी भी प्रकार का कोई शिकायतें सही पाई जाती है तो उसका गंभीरता पूर्वक कहीं न कहीं जांच करनी चाहिए। मैडम, आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, क्या स्थिति है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? कहीं कोई विवाद या ऐसी? तीसरे चरण का आज मतदान है पंचायत चुनाव का, जिसमें कोटा और तखतपुर क्षेत्र में है। और यहाँ पे लगभग 700 मतदान केंद्र जो है दोनों मिला करके हो रहे हैं, वहाँ पे वोटिंग्स हो रही है। बहुत जगह भी मतदान जो है समाप्त हो गया है। कुछ जगह पर जैसे अभी हम चनाडोंगरी में खड़े हैं, वहाँ पे भी वोटिंग चल रही है। तो लगभग 20% मतदान केंद्रों में अभी भी वोटिंग चल रही है। और वोटिंग के बाद फिर मतगणना भी यहीं होगी। सभी जगह हमारे बल जो है तैनात किए गए हैं। पेट्रोलिंग पार्टीज और क्यूआरटीज भी लगाई गई हैं, अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। सभी अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अभी तक शांति व्यवस्था कायम। जी, कुछ जगह मैडम ऐसी शिकायत आई है कि मोबाइल लेके मतदाता अंदर चले गए। सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि मोबाइल लेके नहीं जाए और बाकी सभी जगह टीम को ब्रीफ किया गया है और मतदान दल को भी बताया गया है कि मोबाइल अलाउड नहीं है
और सभी जो है बाहर रख रहे हैं या कहीं रखने की सुविधा नहीं होने पर वो स्विच ऑफ करके अंदर जा रहे हैं। तो ये सभी को बताया। किस तरह की समस्या सामने आ रही है इसके बारे में बताइए। मैं खमरिया जनपद क्षेत्र क्रमांक 10 का अनहरलाल कौशिक प्रत्याशी हूं और यहाँ देखने को मेरे को ये आ रहा है कि शासन के नियमानुसार वोट डालते समय मोबाइल वहां नहीं जाना है, सेवा नहीं होना है। उसके पश्चात भी पूरे बच्चे मोबाइल लेके जा रहे हैं वहां। और दुर्भाग्य कहिए कि जो प्रत्याशी खड़ा है दूसरे प्रत्याशी के साथ अन्याय कर रहा है और वहां सेंड करके दिखाओ और यहाँ से आपके खाते में डालेंगे। ऐसी स्थिति में बार बार मौखिक रूप में हमने निवेदन किया निर्वाचन अधिकारियों से कि मोबाइल जो है अंदर तक ना ले जाया जाए, फिर भी मोबाइल अंदर जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और आपसे मेरा अनुरोध है ऐसी स्थिति में जो प्रत्याशी जो सेंड करके रखा है उस प्रत्याशी का और चाहे मैं क्यों ना हूं मोबाइल को चेक की जाए और ऐसी स्थिति में यदि बार बार उसके खाते में या सेंड की स्थिति आई हो तो उसको मैं विरोध करता हूं। साथ ही अभी जितने भी बचे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो सेवा में बचे हैं वोट डालने के लिए उनकी मोबाइल अंदर न ले जाई जाए जिससे शासन का नियम का पालन हो। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। जी जी, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य प्रत्याशी और वकील जो देवरी से हैं मनीष कौशिक जी, उनने कहा कि कौशिक जी चलो आवेदन डालते हैं, आवेदन बना रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कि मोबाइल अंदर नहीं ले जाए। साक्ष्य ही है, अभी भी वोट डाल रहा है। आप जाके देख लीजिए कि जितने भी मतदाता अंदर तक मोबाइल ले जा रहे हैं। यही साक्ष्य मैं आप सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। चाहे तो पुलिस विभाग के अधिकारी आप स्वयं जाकर के चेक कर सकते हैं। यही मुख्य साक्ष्य है मेरा। मनोहर कौशिक और जनपद सदस्य प्रत्याशी क्षेत्र क्रमांक 10 खमरिया। और सरकार की विभिन्न योजनाओं और नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति पर डॉक्टर तविंद्र पाल सिंह अरोड़ा से खास बातचीत हुई। इस नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा कर 24 घंटे 7 दिन अपना संस्थान खाता खोल सकता है और इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति बनाई है। बिलासपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नई औद्योगिक नीति पर देखिए खास बातचीत की गई है और अब इसे लेकर एक नई नियम बनाई गई है जिसमें डॉक्टर तविंद्र सिंह अरोड़ा से खास बातचीत की गई और उन्होंने इस नियम के बारे में जानकारी दी। नई नीति जो बनाई गई है नए औद्योगिक नियम को लेकर इस पर खास बातचीत की और इसके जरिए जो है आप 24 घंटे 7 दिन संस्थान को खोलने के लिए ये नीति बनाई गई है जो कि एक अच्छी पहल भी बताई जा रही है। सरकार ने व्यापक रूप से ये नीति बनाई है। नई औद्योगिक नीति पर खास बातचीत की गई जिसके तहत डॉक्टर तविंद्र पाल सिंह अरोड़ा ने इस नीति पर बात की और इसमें तमाम जिस बातों का जिक्र किया गया है उस बातों को बताते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल ये कि अब जो कोई भी है वो अपना संस्थान 24 घंटे 7 दिन के लिए खोल सकता है। तो ये एक अच्छी और बड़ी पहल बताई जा रही है सरकार की तरफ से और ये व्यापक रूप से नीति बनाई है। बड़े स्तर तक ये जो नीति है वो लागू होगा जिसके बारे में खास बातचीत की गई है। नई औद्योगिक नीति को लेकर ये नियम बनाया गया है और बहुत इसे प्रभावित करने वाला है क्योंकि देखिए उद्योग को लेकर भी प्रभाव इसका बना रहेगा। सरकार की तरफ से ये बनाया गया है, व्यापक रूप से इस नीति को बनाया गया जो कि एक बड़े और बृहद स्तर पर लागू की जाएगी। मैं सरकार की इस नई नीति का बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि आज हमें अगर वैश्विक स्तर पे ग्रो करना है तो इसकी जरूरत है। मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं क्योंकि हमारा जो आज की डेट में कार्यकलाप है वो वाकई 24 घंटे का हो गया। तो ये जो 24 घंटे का हुआ ये जो 24 घंटे का हमारा जो कार्यकलाप हुआ इसमें हमारे पास रुकने की सुविधाएं, लॉजिस्टिक की सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं, इनके बिना ये कंप्लीट कैसे होगा। इनको कंप्लीट होना है तो ये हमें ये नया सिस्टम तो लागू करना ही पड़ेगा। तो मैं इसके लिए स्वागत करता हूं पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसे अनाउंस कर देने से बात कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि इसके साथ जुड़ी कई दूसरी जरूरतें हैं। मैं उसको समस्या नहीं कहूंगा, मैं उसकी जरूरतें कहूंगा कि जिन पे विचार किया जाना चाहिए कि प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके लिए व्यापारिक संगठन हमारे जो हैं, उद्योग संगठन हैं, उनसे बैठ के सरकार को विस्तृत चर्चा करनी चाहिए कि इसमें क्या चीज छूट रही है। हम आज वैश्विक स्तर पे देखते हैं तो ठीक है, आज हमारे पास में
ऐसी स्थिति है कि हम इसमें जॉब सिक्योरिटी तो एक तरीके से खत्म होगी बंदे की। उसको तो जितने घंटे काम करेगा उसको उतने घंटे के पैसे मिलेंगे, ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर ये एक तरीके से अच्छा है, पर एक तरीके से जो व्यक्ति पूरे सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बात करता है, ज्यादा काम के चक्कर में कहीं उससे विमुख ना हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा बैलेंस तो करना पड़ेगा ना कि कैसे करें। मैं स्वयं नौकरी में रहा हूं तो मैंने नाइट शिफ्ट करी है, तो नाइट शिफ्ट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, काम कम करना पड़ता है उस समय, आपको टारगेटेड काम मिला, आपने इतना, मैंने स्टील प्लांट में काम किया, पर फिर भी अगर आप 6 दिन के बाद आपको रेस्ट ज्यादा चाहिए उसमें नाइट शिफ्ट के बाद में, तो हमारे शरीर की संरचना भी रात को सोने और दिन को जागने की है। तो ये सभी चीजों को देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम आज एक बात करें कि ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा है कि ट्रकें हैं, उनका आइडल टाइम कम हो जाएगा। आज बेचारे वो कैलकुलेट करते हैं कि मुझे प्रतिदिन किस्त कितनी पड़ रही है, मेरे पे फाइनेंशियल लोड कितना है, तो वो उनका वो समय तो बच जाएगा, उनकी अर्निंग तो थोड़ी बढ़ जाएगी। पर इसमें ठीक है, शिफ्ट ड्यूटी भी होगी, डबल ड्राइवर होंगे, डबल कंडक्टर होंगे, एम्प्लॉयमेंट का चांस बढ़ेगा। पर जो जॉब की जो सिक्योरिटी थी वो अब नहीं कह सकते। आप जो स्वस्थ हैं, आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, किसी दिन अड़चन आ गई तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। मैं एक बात और यहाँ ध्यान दूंगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी जरूरतें हैं, पर अब मैं इसको 5 में देखता हूं, मैं इसको एजुकेशन और हेल्थ को भी देखता हूं। क्योंकि जब व्यक्ति ऐसे काम करेगा तो वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट से चाहेगा कि मुझे हेल्थ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों के एजुकेशन की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जब बंदे के पास ये 5 चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ, तब फिर वो इस पे अच्छे से काम कर पाएगा। उसे पता होना मेरे घर में किसी की तबीयत खराब होगी तो उसे हेल्थ की सुविधा मिल जाएगी। उसे पता हो कि मेरे बच्चों की एजुकेशन गारंटीड है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ध्यान रखेगी, तब फिर हम इसको साथ में लागू करें तो ठीक है। और आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जो इसके साथ और उसमें विचार करने की जरूरत है कि हम एकदम सिर्फ ये नीति की बहुत तारीफ है, ये नीति तो बहुत अच्छी है, आज समय की जरूरत है, इस पे तो काम करना ही चाहिए। पर इसके अलावा इससे जुड़ी जो समस्याएं आएंगी या जो और कोई जरूरत है, मैं समस्या ना कहूं उसको, और जो जरूरी चीजें जिन पे विचार होना है वो व्यापारिक संगठनों से और उद्योग संगठनों से और ऐसे समूहों से, सामाजिक समूहों से, कि उनको क्या इसमें प्लस दिख रहा है, क्या माइनस दिख रहा है, वो और क्या चाहते हैं, फिर इसको लागू करना चाहिए। और उन चीजों को भी लागू करना चाहिए जो साथ साथ व्यक्ति को इसमें खुल के काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। और इससे एक और बड़ी अच्छी बात होगी, मैं कहूंगा कि जो स्किल ओरिएंटेड काम है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है एमएसएमई को बढ़ावा देना और स्किल्ड लोगों को डेवलप करना। अब एजुकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ले लो और फलानी डिग्री ले लो, उस पर न जाके आप क्या स्किल है आपके पास, और किसी के पास एक स्किल है, एक कारपेंटर भी, एक जो हमारे अच्छे देश कह लो, जो प्रगतिशील देश में जो प्रगति कर चुके हैं, अमेरिका जैसे देश, एक कारपेंटर भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है, एक मैसन भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है। तो वो हुनर की अपनी एक कला की अपनी एक कहना चाहिए इज्जत है, तो वो आज हमारा उस पर भी हम जो ध्यान दे रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है, इससे उसको भी और बढ़ावा मिलेगा। तो मैं इस बात के लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूं, पर जरूर अन्य बातों पर भी विचार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट सत्र में कहा था कि हम उन बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए उद्योगों में भेजेंगे और उनको वजीफा भी देंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसे बच्चों की स्किल बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। ठीक है, कहीं न कहीं ये चीजें दब गई है। सरकार ने जब 2407 घोषणा की तो इन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि रोड साइड का बिजनेस भी डेवलप हो, ग्रो करे। कैसे इसको कोरिलेट करेंगे ये बताइए, और कहाँ चीजें क्यों दब गई, क्या ठीक नहीं की या समझा नहीं पाई सरकार? ऐसा मान सकते हैं कि कई बारी कुछ अनछुए पहलू रह जाते हैं। ऐसे ये देखिए, निरंतर प्रक्रिया है विकास की। हम एक डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन से कई चीजें कनेक्टेड होती हैं, जो कई बार हम नहीं समझ पाते समय से कि इनका आपसी इंटरकनेक्शन क्या है। पर जैसे अब ऐसी समस्या कोई आएगी, जब रोड साइड व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, तो उसकी समस्या का कैसे निदान निकलेगा। हाँ, एक बात यहाँ फिर बात जरूरी आई कि जो हमारे
बड़े अमेजॉन या दूसरे जो लोग आ गए तो जॉब तो दे रहे हैं, सस्ता सामान भी दे रहे हैं, और उससे जो खुदरा व्यापारी हैं कहीं ना कहीं उनको तकलीफ तो है। तो वो उसका भी बैलेंस कैसे होगा? अगर मैं कोई सामान मंगाता हूं तो मुझे वो 35 या 40% डिस्काउंट में घर पहुंचा के दे देते हैं, और वही यहाँ बाजार वाला जो हमारी मल्टी लेवल की जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है उसमें 10 तरह के लोग कमाते हैं, जितने जितने इंटरमीडिएरीज हैं, जितने बीच में लोग बैठे हैं, तो वो होलसेलर है, रिटेलर है, वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्टर है, सब कई लोगों का उसमें व्यवसाय जुड़ा है। यद्यपि मुझे सस्ता मिल रहा है मगर छोटे लोगों को खा तो न जाए बड़े व्यापार जो हैं, उसका भी एक बैलेंस हमें करना पड़ेगा। और स्किल जो है वो छोटे से छोटा स्किल, भले वो भोजन बनाने का हो, देखिए चाय बना के भी लोगों ने कहां से कहां प्रगति कर ली, सिर्फ नूडल्स और मैगी बनाने वाले लोगों ने भी कहां से कहां, सैंडविच और चाय बेचने वाले लोगों ने भी कहां से कहां प्रगति कर ली। आज जब ट्यूशंस इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आ गए तो छोटे छोटे कोई फूड दे रहा है, कोई रहने को घर दे रहा है, हर व्यवसाय में कुछ लोग कमा रहे हैं। तो इसका आमूल चूल एक विचार होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं कि छोटी सी बात हमने की और वहीं समाप्त हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो बात है वो स्वागत योग्य घोषणा के अलावा भी इसमें और थोड़ा विचार की जरूरत है, बड़ा करना क्योंकि अब बिजनेस वो नहीं रह गए कि हम उसको कैटेगराइज कर सकें, नहीं कर सकते। अब सारे बिजनेस कोरिलेट हो गए हैं, बिल्कुल, जिसमें चाय वाले की भी उतनी भूमिका है और जितनी के गिग वर्कर्स के जो पहुंचा रहा है वो भले रियल टाइम में पहुंचाए या थोड़ा देर से पहुंचाए, लेकिन अब जो बिजनेस का स्वरूप और जो सिनेरियो बना है वो ग्लोबल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे ब्लिंकिट वगैरह आ गया, अब जैसे क्या होता है कि मुझे बाजार में जाना है सामान लेने के लिए, पता लगा मुझे 200 रुपए का सामान लाना है, पर मैं उसको 200 रुपए का सामान के लिए 15 रुपए देता हूं और मुझे 10 मिनट में घर में मिल जाता है। इसको दूसरे इसका अपना रिट्रोस्पेक्टिव देखें, अगर मैं समय निकाल के आधा घंटा निकाल के जाता हूं लेने आता हूं तो मैं पेट्रोल का भी तो खर्च करूंगा ना, अपनी कार हो या मेरी स्कूटर हो, समय का भी उपयोग करूंगा। तो वो मेरे पास अगर मेरे मेहमान बैठे हैं और मुझे 2 सामान मंगाना है तो समय की बचत भी तो है, मैं आई एम पेइंग फॉर इट, तो उससे एक व्यक्ति का भला भी हो रहा है, तो आपको डिलीवर कर रहा है सामान, तो व्यापारी आपको सामान भेज रहा है, वो भी उसमें कुछ अर्न कर रहा है, सब इंटरकनेक्टेड है। ये एक ही चीज इसमें खत्म हो रही है, सोशल कॉन्टेक्ट। सोशल कॉन्टेक्ट, हाँ ये बात हमारे जो आपसी एक ये बात विश्वास का दायरा, परिचय के द्वारा एक संबंधों का दायरा, अपन स्थायी तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक सोशल, क्योंकि भारत में ये चीजें मजबूती है, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन बड़े बड़े शहरों में जैसा होता जा रहा है तो वही है, लोग अपने अपने दायरे में सीमित हैं, छोटा सा सर्कल रह गया, छोटी सी कॉलोनी रह गया, ये एक खतरा है। इससे भी जो सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन इनको बिल्कुल व्यापक चर्चा करनी, बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीजें सामने आ रही है इस पे बात करने के, और वाकई में संगठनों की भूमिका अब महत्वपूर्ण होते जा रही है सरकार के साथ बात करने के लिए। जो अब तक सिर्फ एक रवायती संगठन होते थे कि संगठन बन गया, अब उनकी भूमिका आप रेखांकित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। और आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। वरिष्ठ चिकित्सक एवं आईएमए के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर रायजादा ने योजना की विसंगति, स्थिति एवं आवश्यक सुधार के विविध विषय में जानकारी दी है। वर्तमान में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को करना है। पंजीकृत अस्पतालों का बढ़ती चिकित्सा लागत रुपए का अवमूल्यन और टैक्स पेनल्टी ने इस योजना को जटिल कर दिया है और छत्तीसगढ़ में यह योजना अब लगभग मरणासन स्थिति में है। पूरी दुनिया में जो मास हेल्थ है, सरकारें उसके लिए चिंतित भी है, क्योंकि चीजें सर्विस इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी के पहुंच से दूर हो गई है। भारत सरकार ने अपने लगभग 100 करोड़ लोगों को बीमा कवर के साथ आयुष्मान योजना में जोड़ा है, जिसके लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। क्यों योजना जो है फलीभूत नहीं हो रही और उतने लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? बहुत ही अच्छा विषय है। छत्तीसगढ़ में योजना पूरी तरह से फेल हो रही है। वजह नंबर 1 कि गरीब और अमीर को एक ही कार्ड से कवर कर दिया, यानी किसी को एयर कंडीशन कमरा भी चाहिए लेकिन उसको खर्च नहीं करना है, जो कि एरोप्लेन से लेकर ट्रेन तक में क्लास है, जनरल क्लास से लेकर एसी फर्स्ट क्लास तक, सभी को एक सावधान 22% तौल रहे। नंबर 2, इनको इन्होंने
इंश्योरेंस मॉडल में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी कि मैंने 1000 करोड़ अगर वो ले रखा है प्रीमियम तो 1100 करोड़ देना ना पड़े। गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे मत्थे पड़े नहीं। मेडिकल कॉलेज के पीएचसी सीएचसी में भी आयुष्मान कार्ड दे दिया, यानी प्रैक्टिकली टैक्स पेयर का पैसा इधर से दे रहे हैं उधर से निकाल दे रहे हैं। और अगर आप जाइए एक छोटी सी सर्जरी भी करनी है तो सबसे पहले कार्ड की मांग होगी। अब बात होती प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। ये आते थे कि सीजेरियन सेक्शन 10 साल पहले आया कि गवर्नमेंट में कम होते हैं और प्राइवेट में बहुत होते हैं। अब इंसेंटिव मिलने लगा सरकारी डॉक्टरों को। मेरे पास कुछ जिला अस्पताल का डाटा है जहां 70% तक सीजेरियन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है क्लेम में देरी और पैकेज को वर्तमान जो मुद्रास्फीति उसके हिसाब से अपडेट नहीं करना। यानी आज के समय में 15,000 में अगर आप हिस्टेक्टोमी या आप हर्निया ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, एक तरफ दवाई इंडस्ट्री बेलगाम है जिसका रेट बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ टैक्स और जीएसटी मिला के मार्जिन जो है बचा लेंगे। अगर कोई डॉक्टर 10 लाख रुपए का लोन लेकर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है और उसको 1 साल तक भी आप पैसा नहीं दे रहे, जो कि छत्तीसगढ़ में सत्य है। रामकृष्ण केयर से लेके छोटा नर्सिंग होम तक त्राहिमाम कर रहा है। नई सरकार को 14 महीने हो गए, क्लेम के नाम पर अगर 10 रुपए का क्लेम है तो 2 रुपए दिया जा रहा है, वो भी रोक के। वजह उसकी क्या हो रही है? मरीज अपने जेब से देना नहीं चाह रहा, बीमा कंपनी अपने जेब से देना नहीं चाह रही, डॉक्टर अपने जेब से लगा करके इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसकी मॉनिटरिंग बड़े स्तर पर है, हर चिकित्सक 30% टैक्स रेंज में है और जीएसटी पे 8%, 14%, 18% दे रहा है। अब ऐसी कोई योजना जो 10 से 15% में जीवन रक्षक सुविधाएं जैसे डायलिसिस, आईसीयू, वेंटिलेटर दे रही है और उसका पैसा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने तक नहीं दे रही, निश्चित तौर पे फिर इस सेक्टर में भी बेईमानी आएगी जैसे बाकी सेक्टर में आएगी। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर इतनी महत्वपूर्ण योजना जो 50 करोड़ लोगों को कवरेज देती है, उसमें भी गरीबी रेखा के नीचे अलग सुविधा होनी चाहिए। अमीरी रेखा वाले कार में बैठ के आएंगे, उनको सुविधा, एयर कंडीशन, वेटिंग, सफाई, टॉयलेट सब चाहिए, लेकिन पैसा 6 महीने हॉस्पिटल को मिलेगा नहीं। और गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में भी डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सैलरी टैक्स के पैसे से आते हैं, जबकि प्राइवेट में ये सभी बैंक लोन पे डिपेंडेंट है। यानी अच्छा इंस्टीट्यूट अगर चलेगा तो वो इनकम टैक्स के रेंज में रहेगा और नहीं चल पाएगा तो बैंक के घेरे में रहेगा। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार का दमघोटू वातावरण बना हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। कमी कम्युनिकेशन की आ रही है या समझ की आ रही है, या जो इसका एक फाइनेंशियल वो एस्पेक्ट्स होना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को। सर, हेल्थ दुनिया में कहीं पर भी इमोशनल फैक्टर होता है, हर जगह। 200 कंट्री में कहीं पे भी मृत्यु हो गई, एपिडेमिक हो गई, रोना एक जैसा आता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन गरीबी रेखा की सिंपैथी के नाम पे आप साइंस को भी पीछे नहीं कर सकते कि भाई जो नया रिसर्च, नई इन्वायरमेंट आ रही है उसको आप नहीं देंगे। जैसे दांत का आप नहीं दे रहे, कॉस्मेटिक दे रहे हैं या हेयर का नहीं दे रहे, वेरी गुड। लेकिन हार्ट का पैकेज जहां पर मार्जिन ही 15% है, उसको आप 3-3, 6-6 महीने क्लेम को रोक के रखें। तो डॉक्टर सोच रहा है कि हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है तो इसको मैं इमरजेंसी में लूं कि नहीं लूं, अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो मेरा क्लेम नहीं मिलेगा। तो जो मैंने डिस्पोजेबल लगाया, 50,000 का स्टेम प्लेसमेंट लगाया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो दुनिया में कोई सी भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसका 100% रिजल्ट हो। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन 110% है। गवर्नमेंट का पेमेंट देने का तरीका, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव आईएमए के या ट्रेन डॉक्टर नहीं है, वो महत्व नहीं समझ पा रहे। दिल्ली में बैठा एक एमबीबीएस डॉक्टर बोल रहा है फॉल्स क्लेम हो रहे हैं। आपने पनिश किया क्या फॉल्स क्लेम करने वाले को? उनको रिवार्ड किया क्या जो फॉल्स क्लेम नहीं करते? और गवर्नमेंट के क्लेम 25 करोड़ या 50 करोड़ के नहीं रहे चलेगा, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू है, इनकम टैक्स, जीएसटी है। जो बैंक लोन में चलने वाला छोटा डॉक्टर 35-40 साल का 10 बिस्तर का, वो 6 महीने बैंक ब्याज भरे या आपका जीएसटी पे करे या वो पेशेंट से झगड़ा करे नीचे लेवल पे कि आपका इलाज नहीं करेंगे। तो सुनवाई में हमारा पक्ष है ही नहीं, डॉक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडियन मेडिकल सर्विस नाम की चीज, जैसे आईएएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, वैसे इंडियन मेडिकल सर्विस नाम की चीज जरूरी है। क्योंकि हमारे मंत्री जी या जो ये है अफसर है, कभी भी उस बारीकी को नहीं समझते। वो इसको ये समझते हैं ये डॉक्टर को इतना रेवेन्यू आ गया या इस अस्पताल का इतना रेवेन्यू आ गया, उसकी एवज में एक्सपेंसेस कितने हैं, टैक्स कितना है, ब्रेकडाउन कितना है, मशीन अपडेट का कॉस्ट कितना है, इस पे कोई चर्चा नहीं करते। और बेतरतीब मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट,
और मुझे ऐसा लगता है कि उनको रोजगार देने में गवर्नमेंट सक्षम नहीं है, तो फोर्सफुली उनको प्राइवेट सेक्टर में खपाया जा रहा है। इस तरह से अनस्किल्ड लोग मार्केट में भी आएंगे और उसका बुरा असर इस योजना पे आएगा। जैसे पर्टिकुलरली बहुत सारे जगहों से कार्ड से लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में है, इतनी कम मार्जिन की वजह से कभी एंट्री ही नहीं किया। सरकारी जीएसटी, सरकारी टैक्स देने के बाद क्यों ना 30 दिन के अंदर, अगर आप संतुष्ट हैं क्लेम से 30 दिन के अंदर दीजिए, असंतुष्ट है शो कॉज दीजिए, शो कॉज से असंतुष्ट है तो आप 2 महीने बाद मत दीजिए, रिजेक्ट करिए। बट ये कौन सी पॉलिसी? छत्तीसगढ़ में पिछले 14 महीने में क्लेम की स्थिति देश में सबसे खराब है। और मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि फॉल्स क्लेम हो रहे हैं और गलत तरीके आ रहे हैं और डबल हो रहे हैं। सर ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? अगर आप 30 दिन के अंदर जैसे बीमा कंपनी पे करती है वैसे आप भी पे करिए, बिल्कुल योजना चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।